आज की इस प्रेस वार्ता में कल सुबह आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि एक छोटी सी सूचना पर इतनी सुबह आप सभी मित्र इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी को जब सूरत के न्यायालय ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के चलते जनप्रतिनिधि कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई, उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा था कि राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके, अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है और उसी आहत भावना के चलते जो वाद दायर किया गया था, जिस वाद का प्रत्यक्षतः भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से कहीं भी किसी तरह का लेना देना नहीं था, उस वाद को मैं
न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने के बाद में भी माफ़ी न मांगना और 2018 से चल रहे इस मामले में ठीक से अपने पक्ष को भी न रख पाने के कारण से या जानबूझ करके अपने पक्ष को ये मानते हुए कि देश का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी विषय में मेरे खिलाफ कोई या गांधी परिवार के खिलाफ कोई निर्णय करने का साहस नहीं कर सकेगा, ये अहंकार रखते हुए उन अवसरों को गंवाया और सजा मिलने के बाद में जो कानून स्वतः अपना काम करता है, देश के कानून की व्यवस्था के अनुरूप जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि किसी भी सदस्य को 2 या 2 साल से अधिक सजा होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब उस कानून के तहत लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के पास किसी भी तरह का विवेकाधीन अधिकार भी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को किसी सदस्य को इस तरह के सजायाफ्ता होने के बाद उसकी सदस्यता के निलंबन पर किसी तरह का विवेकाधीन अधिकार के तहत फैसला करें। जो कुछ कानून है उस कानून के तहत उनको फैसला करना था और उन्होंने जिस फैसला करने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा फैसला करने के बाद में जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिस तरह की अमर्यादित बातें की गई, ये निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। गांधी परिवार के ही सदस्य, गांधी परिवार के ही नुमाइंदे जिस तरह से परिवार भक्ति में आगे बढ़ चढ़ करके टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी जिनको अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता देकर के पुरस्कृत किया गया है, उन्होंने तो पराकाष्ठा यहां तक कर दी कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनको सामान्य कानून के तहत देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून लागू है उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने न केवल संविधान का अपमान किया है, संविधान की संस्थाओं का अपमान किया है, अपितु जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देकर के चौराहों पर भाषण देते हैं, उस पार्टी के नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जब चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में आकर के बातचीत करने के लिए अनुरोध किया, निमंत्रण किया, तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। और न केवल चेयर की अपितु संविधान प्रदत्त व्यवस्था की भी अवमानना उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इस घटना के बाद में जयराम रमेश जी ने ट्वीट करते हुए जो कहा और अपने ट्वीट में लिखा कि ही इज ए चेयर लीडर, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला शायद कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा वो निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति
पार्टी लीडर हैं, पार्टी लीडर की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करना संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई देने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की मानसिकता को उजागर करता है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट करता है कि इनको न तो संविधान में विश्वास है और न ही इनको और इनके पार्टी के नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास है। संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं का अपमान करके इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और महात्मा गांधी दोनों का अपमान किया है। इस विषय में मैं आगे एक चर्चा और करना चाहता हूं कि आजकल देश में एक होड़ मची है भ्रष्टाचार के केसेस में या अन्य किसी अपराध के चलते। जो लोग जेल जा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी होंगे, मनीष सिसोदिया जी होंगे और राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है, या इस तरह के और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। इन सभी लोगों ने अपने आप को गांधी जी और सावरकर जी से तुलना करने की होड़ मची है। राहुल गांधी जी ने भी सावरकर जी का नाम अप्रासंगिक रूप से जिस तरह से घसीटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए, जिनके मन में देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय के साथ में, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन लोगों के लिए जिनके मन में श्रद्धा भाव है, अपनी इस अनर्गल टिप्पणी से उनको भी आहत करने का, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है। मैं तो राहुल गांधी जी से कहूँगा कि अच्छा है आपने ये कहा कि आप सावरकर नहीं हैं। अगर आप सावरकर को जानना चाहते हैं तो एक बार जाइए उस अंडमान की जेल में, काले पानी की जेल में जाकर के 5 मिनट तक उस कालकोठरी में मौन बैठ करके देखिए। वहाँ की दीवारें आज भी सावरकर के संघर्ष के जो साक्षी रही हैं, वो करुण क्रंदन करते हुए आज भी आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ के उस आबोहवा में आज भी जो सावरकर ने यातनाएं सही, उनके साथी कैदियों ने जिस तरह की यातनाएं सही, उन यातनाओं को चल करके वहाँ का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहाँ महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के में बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहाँ जा करके अपने हाथ वहाँ रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज़्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की। और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूँगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहाँ जाकर के और माफ़ी मांगना चाहिए, और देश के उन करोड़ों करोड़ लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहिए जिनकी भावनाएं आपके इस स्टेटमेंट के कारण से आहत हुई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट भी और उसके बाद में दिए गए उनके पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट भी ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने आप को क्लास अपार्ट समझते हैं, इलीट समझते हैं और व्यवस्थाओं से ऊपर समझते हैं। और इसी के चलते आप जाकर के देश का अपमान देश के बाहर जाकर के करते हैं। उरी और पुलवामा के बाद में
सेना के अदम्य साहस और शौर्य के ऊपर संदेह व्यक्त करके उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। न्यायपालिका के निर्णय के बाद में उसमें संदेह दर्शाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मियों की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सहयोग मांगते हैं और इसके साथ साथ में चीन से अपनी पार्टी के लिए चंदा हासिल करते हैं। देश को बदनाम करने का हर एक अवसर आप छोड़ना नहीं चाहते और साथ ही साथ में लोकतंत्र के सभी स्तंभों को चुनौती देकर के अपने आप को उनसे ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि आपने ये सब किया तब तक तो ठीक था। संविधान के प्रति ना आपकी श्रद्धा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, न्यायपालिका के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, मीडिया के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। कम से कम आप देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति तो श्रद्धा रखें, उनको तो बख्श दें। अपने आप को व्यवस्था से ऊपर समझने वाले ऐसे लोग निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक खतरे के स्वरूप हैं और मैं उनकी इसके लिए निंदा करना चाहता हूं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अनर्गल विषयों पर बात करना, तथ्यहीन विषयों पर बात करना और आधारहीन बात करना, ये अब गांधी परिवार के लोगों की और कांग्रेस पार्टी के लोगों की परंपरा बन गई है। और एक बार बात करना, झूठ को खड़ा करना, झूठ को पैदा करना, उसको भगाने की कोशिश करना और जब न भागे तो उससे पलट करके खुद भाग जाना, ये इनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के खाते में जेल जा रहे हैं, चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे हैं, जमीनों के हेरफेर के लिए जेल जा रहे हैं, अपमानजनक बात करने के लिए जेल जा रहे हैं, वो अपनी तुलना आस्था के ऐसे मानबिंदुओं से करें जिनके प्रति सदियों सदियों से करोड़ों लोगों की आस्थाएं रही है। वो अपनी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करें जिन्होंने एक महान लक्ष्य को लेकर के उस समय में जब कि सफलता प्राप्त हो सकती है, इसके ऊपर भी कहीं कोई जो है किनारा नहीं दिखाई देता था। उन लोगों ने उस अंधेरी रात में जिस तरह से संघर्ष देश को आज़ाद कराने के लिए किया, उन महान लोगों के साथ में अपना नाम जोड़ करके मुझे लगता है कि उनके नाम का अपमान करते हैं, जो कहीं भी किसी भी तरह से उसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि संसद का, जैसा मैंने अभी कहा, कि उनकी अब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था नहीं। राहुल गांधी जी के निलंबन में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का क्या योगदान? कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में जाकर के अपनी भावनाएं आहत हुई है उसको लेकर के सूट फाइल करता है, कोर्ट आपको उसके लिए अपने बचाव के लिए तर्क देने का अवसर देती है, आप नहीं करते। कोर्ट आपको माफ़ी मांगने का जो है के लिए मौका देती है, आप उसको भी नहीं करते। और उसके बाद में कानून की प्रक्रिया के तहत यदि आपका सदस्यता समाप्त हो जाती है, तब जाकर के और सारी पार्टी काले कपड़े पहन करके और उसके लिए जो है उस व्यवस्था का विरोध करती है, उस संवैधानिक संस्थान का विरोध करती है। मैं ये आग्रह से कहूँगा कि वो जो लोग आज सब काले कपड़े पहन रहे हैं, वो सब सफ़ेद कपड़े पहन करके और टोपी लगा करके राहुल गांधी जी को समझाने क्यों नहीं गए थे कि भैया अगर न्यायपालिका की अवमानना करोगे, उनके दिए गए अवसर को ठुकराओगे, तो ये देश का कानून है, अगर सज़ा मिली है तो इस सज़ा के तहत आपको इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी और पार्टी के लोग ये मानते हैं कि ये परिवार तो जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर है। हम सब ने देखा होगा, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है
कि जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव में गलत हथकंडे अपनाने के चलते चुनाव उनका जो है निरस्त कर दिया गया था, तब वो इसी तरह का काला कानून लेकर के आई थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप को इस संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था से ऊपर समझती थी। एक बार वही डीएनए जो है आज भी बोल रहा है। सर, अभी तक टीएमसी जो है वो विपक्ष से दूर रही थी, पार्टी की जो मीटिंग होती थी विपक्षी पार्टी की उसमें नहीं आती थी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आज पहली बार टीएमसी के साथ आई है। तो क्या ये राहुल गांधी की सदस्यता जाना जो है विपक्षी एकता का एक मुजाहरा पेश करेगी? मुझे लगता है कि आपको प्रश्न ये करना चाहिए उनसे कि आप जब लालू प्रसाद जी की सदस्यता गई थी तब उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा किया। सर, राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं बड़े, इसके बाद देखा गया है कई जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो लोग इसको विरोध कर रहे हैं। तो यूएस के 2 सेनेटर्स ने भी इसको लेकर अपील करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फैसले को रिवर्स किया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की तरफ के तहत बनी गई व्यवस्था से जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया और जिस एक्ट पर बाद में फर्दर डेलिब्रेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोहर लगाते हुए अपील के साथ में उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसका फैसला किया, क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो इस फैसले को बदल दे? अननेसेसरी इसके साथ में प्रधानमंत्री को और सरकार को जोड़ना कहीं भी न तो तर्कसंगत है और न ही न्याय संगत है। धन्यवाद। ओबीसी के खिलाफ ये था, कल गहलोत जी आए थे, मुख्यमंत्री आपके राज्य पे आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 3 बार से मुख्यमंत्री हूँ और मैं ओबीसी हूँ, कांग्रेस ओबीसी विरोधी कैसे हो? और इसमें हमने केसी वेणुगोपाल जी से पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो ये प्रश्न अशोक गहलोत साहब को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए था कि आप किसी ओबीसी समाज का अपमान क्यों कर रहे हैं, और उनसे इस बात का उत्तर लेना चाहिए था कि ओबीसी समाज को जाति सूचक गाली देने के पीछे उनका क्या पर्याय और प्रयोजन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानने से पहले, सर, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सुप्रीम कोर्ट में है, चलो ये विषय नहीं है अभी है, के सामने बिल्किस के साथ बिल्किस ये विषय आज नहीं है ना, आज के विषय पे बात करते हैं, उस पर कभी बात